हम लोग का टोटल 8 एंट्री बनता है। आप इस 8 एंट्री को नॉर्मल तरीका से यदि कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन होता है, तो नॉर्मली है कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो वहाँ पर एक बिजनेसमैन जो है एक ही एसेट को परचेस नहीं करेगा, कई एसेट परचेस करेगा। तो सभी एसेट का सेपरेट वैल्यू पता करना होता है कि एक एसेट का वैल्यू कितना बचा हो, इसीलिए सेपरेट बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर तो टोटल बैलेंस सीडी होगा, सभी एसेट का एक साथ होगा, लेकिन यहाँ पे सेपरेट पता करना होता है कि एक एसेट का वैल्यू कितना है, दूसरा एसेट का वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल अभी एक और मशीन का मशीनरी 1 हो गया, मशीनरी एक और खरीदा जाता, तो यहाँ पर जो बैलेंस सीडी निकलता दोनों एसेट का सबमिट में एक में रहता। आप अलग अलग नहीं पता कर सकते कि एक एसेट का कितना बैलेंस बचा है। तो यहाँ पर हम लोग पता कर लेते कि हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू लगातार कॉमर्स के हर एक क्लास की वीडियो अपलोड की जाती है। आज की क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का जर्नल एंट्री और साथ ही एक एसेट्स अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री जानते हैं, उसके बाद हम लोग एक मशीनरी अकाउंट सीखेंगे। आइए हमारे क्लास के साथ बने रहेंगे। आइए फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जहां पर हम मेथड के बारे में चर्चा किए हैं, डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताए हैं, कॉजेस बताए हैं कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक्चुअली हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होता है, क्या फाइंड आउट करना होता है। तो आइए हम लोग जर्नल एंट्री जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एंट्री क्या बन सकता है। सबसे पहले यदि एक बिजनेसमैन फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करेगा, एक एसेट्स परचेस करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है ये 4 एसेट्स परचेज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बनेगा 4 एसेट्स परचेज। तो क्या एंट्री बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और नरेशन होगा बीइंग एसेट्स परचेज। सेकेंड इसी का यानी एंट्री सेम होगा सेकेंड में। देखिए, जब एक बिजनेसमैन एसेट्स परचेज करता है तो एंट्री क्या बनेगा, उसके पास एसेट्स आ रहा है, यानी रियल अकाउंट के हिसाब से एसेट्स अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स आ रहा है, तो एसेट्स डेबिट हो गया, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होता है। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। जब एक व्यक्ति यानी एक पर्सन एसेट परचेज किया तो एसेट आया, और एसेट परचेज करने के साथ साथ उसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी देना पड़ता है, यानी मशीन को बैठाने का खर्च आप कर सकते हैं। तो क्या होगा सेकेंड एंट्री 4 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो सेम एंट्री बनेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नरेशन भी सेम होगा बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा सेकेंड एंट्री। एसेट्स परचेज का और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का, बैठाने का जो खर्च है, दोनों एंट्री सेम होगा। क्यों होगा, इसका एग्जांपल आप समझिए। मान के चलिए एक बिजनेसमैन ने एसेट्स परचेज किया, यदि 10,000 का एसेट परचेज करता है और उस एसेट पर अगर इंस्टॉलेशन यानी 2,000 रुपये और एसेट्स पर खर्च होता है, तो कुल मिलाकर उस बिजनेसमैन के लिए यानी उस पर्सन के लिए 12,000 का एसेट कॉस्ट होता है। यानी वह कहता है कि हमारे लिए जो मशीन का जो लागत हुआ है वह 12,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों एक जगह, दोनों एक जैसा ही एंट्री होता है, क्योंकि ये 10,000 और 2,000 दोनों एक खर्चा बन जाता है। ठीक है, यानी मशीन का लागत टोटल 12,000 रुपये बन गया। तो दोनों आप एक एंट्री भी बना सकते थे।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो एंट्री बनेगा, जब एसेट्स परचेस किया जाता है तो उसके ऊपर एसेट्स यूज़ होना स्टार्ट होता है। यानी एक मशीन को आप खरीदे तो मशीन फिर यूज़ होना स्टार्ट होता है। जब एसेट खरीद ली, जब हमारे बिजनेस में एसेट्स आ गया, मशीन आ गया, तो वह मशीन अब कार्य करना स्टार्ट करता है। तो कार्य यदि करता है तो फिर उस पर डेप्रिसिएट वैल्यू होगा, यानी डेप्रिसिएशन होगा, घटना स्टार्ट होगा वैल्यू का। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान है, यानी हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है यह डेबिट में बनता है। क्या होगा नरेशन, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ये 3 एंट्री बन गया। ठीक है, याद रखना है पहला एंट्री, दोनों ये एंट्री इक्वल होगा, पहला और दूसरा। यदि हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, या फिर आप बैंक लिख सकते हैं फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी मशीन को खरीदने में और कुछ एक्स्ट्रा अधिक खर्च होता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा, क्योंकि वह एक्स्ट्रा जो खर्च है वो मशीन के लागत में ही जुड़ता है, इसलिए वह सेम एंट्री बनता है। और जब मशीन अब वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो मशीन का धीरे धीरे वैल्यू घटने लगता है, कम होने लगता है, तो एक उसका एंट्री बनेगा फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो जाएगा। ये 3 एंट्री होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होंगे, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ। 4 नंबर एंट्री, इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बिजनेस के लिए। तो एक चौथा नंबर एंट्री बनेगा फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो एंट्री बनेगा, देखिए ये डेप्रिसिएशन मेरा डेबिट में है, अब जब इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में चल जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस डेबिट में होगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर एंट्री देखिए क्या बनता है। यहाँ तक तो डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ तक हम लोग डेप्रिसिएशन का बना लिए, यानी मशीन यहाँ तक यूज हो गया, कंटिन्यू। अब इस मशीन को एक बिजनेसमैन क्या करता है, वह मशीन को बेचना चाहता है, बेचता है। यदि वो मशीन को बेचता है तब क्या होगा, यानी फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अगला जब कंडीशन बनेगा सेल ऑफ एसेट, यदि वह एसेट को, यानी वह मशीन को यदि बेचता है तब क्या एंट्री बनेगा। तो देखिए उल्टा इसका एंट्री हो जाएगा। जब आपने एसेट को परचेस किया था तो आपके पास एसेट्स आया था और कैश गया था। अब सिंपल सी बात है कि जब आप अपने एसेट को बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा और एसेट्स जाएगा, तो इसका उल्टा एंट्री बन जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, जब आपने एसेट को परचेस किया था तो आपके पास एसेट्स आया था तो एसेट डेबिट हो गया, और आपके यहाँ से कैश गया तो कैश क्रेडिट हो गया। और अब जब एसेट को आप खुद बेच रहे हैं तो आपके पास कैश आएगा और एसेट्स जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग सेल ऑफ एसेट्स। ये एंट्री बन गया। ठीक है, चलिए एक एंट्री और यहां पर बना देते हैं, 6 नंबर एंट्री।
अब देखिए जब आपने एसेट्स को यदि बेचा होगा तो दो सिचुएशन और क्रिएट होता है, ठीक है। यदि आप एसेट को बेचते हैं तो दो सिचुएशन और क्रिएट होता है। जैसे आपने एसेट को परचेस किया तो एसेट परचेस करने के बाद आपका डेप्रिसिएशन क्रिएट होता है। जब डेप्रिसिएशन क्रिएट होता है तो फिर प्रॉफिट लॉस क्रिएट होगा, ठीक है, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो उसी प्रकार से जब एसेट आपने बेचा है तो दो सिचुएशन क्रिएट होगा, हो सकता है आपका प्रॉफिट हो सकता है आपका लॉस हो, ठीक है। तो मान के चलिए पहला 4, यदि प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, 4 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यदि आप एसेट को बेचते हैं और प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, तो होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। याद रख, नरेशन आप सेम लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब प्रॉफिट होता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में हो जाएगा। इट मीन्स ये प्रॉफिट का इंडिकेशन है, क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यह प्रॉफिट में हो जाएगा क्रेडिट। और जस्ट इसका उल्टा एंट्री बनेगा 7 नंबर, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ 7 नंबर एंट्री यहाँ पर। और यदि लॉस होता है तो क्या होगा, 4 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट का यहाँ पे हो जाएगा डेबिट का अमाउंट या क्रेडिट का, या डेबिट का और ये क्रेडिट का हो जाएगा। ये अमाउंट डेबिट का और ये क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ पर भी ये डेबिट का हो जाएगा और ये क्रेडिट का। ये अमाउंट डेबिट का और ये क्रेडिट का, ये डेबिट और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 7 नंबर एंट्री बनता है। एक एंट्री और बनता है स्टूडेंट्स, एक एंट्री आपका और बनेगा, देखिए 8 नंबर एंट्री, 4 सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ एसेट्स, 4 सेल ऑफ स्क्रैप एसेट्स, ठीक है। यानी स्क्रैप का मतलब क्या हुआ, जब एसेट का वैल्यू एकदम पूरा तरीका से गिर जाता है, यानी कम हो जाता है, कोई उसका मूल्यांकन नहीं होता है, कम रेट में मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। यानी एक नॉर्मल एसेट का वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। जब स्क्रैप ऑफ एसेट, यानी स्क्रैप एसेट को, खराब सामान को जब बेचा जाता है तो भी उससे हमें कुछ रुपया वसूल होता है उस एसेट से, ठीक है। तो क्या होगा, फिर देखिए सेम एंट्री बनेगा, कैश आपके पास आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, सेम एंट्री बन जाएगा। जो सेल वाला हम लोग बनाए थे, जब अच्छा एसेट होता है, मतलब गुड एसेट होता है, जब उतना खराब नहीं रहता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट हो गया, ठीक है। और उससे प्रॉफिट लॉस का सिचुएशन होता है। लेकिन जब एसेट का पूरा खराब सामान हो गया है, ठीक है, तो उसे कूड़ा के भाव में बेचा जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्क्रैप ऑफ एसेट बोलते हैं। तो उससे भी कुछ ना कुछ धन जो है इकट्ठा होता है, यानी कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट हो गया, ठीक है। ये हम लोग का टोटल 8 एंट्री बनता है। आप इस 8 एंट्री को नॉर्मल तरीका से यदि कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन होता है, तो नॉर्मली है कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। फिर से एक बार हम इसको जर्नल एंट्री को रिपीट कर देते हैं कि कैसे सिचुएशन क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट हो गया। यदि उस एसेट को खरीदने के पश्चात कुछ इंस्टॉलेशन का खर्च होता है, यानी उस एसेट के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा खर्च करना ही पड़ता है। आप जानते हैं कि जब मशीन को परचेज करेंगे तो फैक्ट्री में बैठाने का कुछ खर्च होता है, तो यदि कुछ और मनी खर्च होता है तो फिर सेम एंट्री बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है। फिर वह एसेट वर्क करेगा, कार्य करेगा, तो यानी उसका जब दिन
बीतता है तो वह एसेट का वैल्यू घट जाता है, मतलब मूल्य ह्रास होता है। अब पढ़े फर्स्ट क्लास में होंगे। तो फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स होगा। और फिर आप डेप्रिसिएशन अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जब आप डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो गया। ये टोटल 4 एंट्री यहाँ तक का सिचुएशन बनता है। और फिर यदि आप उस एसेट को बेचते हैं तो क्या होगा, फॉर सेल ऑफ एसेट्स हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। आपके पास फिर कैश रिटर्न आ रहा है। और आप यदि एसेट को बेचते हैं तो इससे प्रॉफिट लॉस हो सकता है, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो पहला सिचुएशन बनाएं फॉर प्रॉफिट का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि लॉस होता है तो फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी लॉस होता है तो डेबिट में और यदि प्रॉफिट होता है तो वह क्रेडिट में चल जाएगा। ठीक है। और लास्ट में है स्क्रैप ऑफ एसेट, यानी सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ एसेट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि ये एंट्री आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, यदि समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए, और चलिए अब मैं एक इस चैप्टर का, डेप्रिसिएशन चैप्टर का एक क्वेश्चन बनाकर बताते हैं कि जहाँ जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग जो सीखे थे SLM मेथड और DBM मेथड में डिफरेंस करना सीखे थे कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग डेप्रिसिएट कैलकुलेट करना तो सीख लिए थे, लेकिन उसका अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये हम लोग सेकेंड वाले क्लास में देखते हैं। देखिए, आपके बुक से एक क्वेश्चन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2016 अ मशीन वाज परचेज फॉर 50,000। ठीक है, एक मशीन जो खरीदा गया है 50,000 का मशीन है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर है। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए यहाँ पे मेथड बता दिया है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएट चार्ज करनी है, और साथ में 3 साल का जर्नल एंट्री बनाना है। एक एसेट का दाम यानी रेट जो है 50,000 का वैल्यू है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको हम पहला जो क्लास है वो सिंपल ही क्वेश्चन बताते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन वैल्यू को यानी अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, ये हम लोग नॉर्मली सीख लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से। आइए, तो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। मशीनरी अकाउंट्स, ठीक है। देखिए नॉर्मली हम लिख देते हैं यहाँ पे परचेज मशीनरी 1 1/4/2016 को और 50,000 का वैल्यू खरीदा गया है। ठीक है, 50,000 एसेट का रेट है और इसमें डेप्रिसिएशन जो रेट है 10% है, पर ईयर है, ऑन SLM मेथड है। ठीक है, और बुक्स जो क्लोज है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बुक क्लोज के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, इसका बुक क्लोज कब होता है तो ये ध्यान रखना है कि इसका डेट क्या है, स्टार्टिंग है 1/4/2016 है। इट मीन्स इसका बुक क्लोज होगा मार्च को होगा। ठीक है, बुक्स क्लोजिंग 31 मार्च। ठीक है, और कितने सालों के लिए बनाना है तो 3 ईयर के लिए बुक बनाना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, जर्नल एंट्री पे बनाना है। तो हमने जर्नल एंट्री अभी जस्ट क्लास में बताया है कि कैसे जर्नल एंट्री बनाता है। तो जो हम यहाँ कैलकुलेट करके बताएंगे अमाउंट कि कितना एसेट परचेज किया गया, वो बस उसी एंट्री में पूरा आपको दिखा देनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ बताना है कि मशीनरी अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, वैसे हम बता देंगे। ठीक है, आपको समझा देंगे, आप जर्नल एंट्री को पास कर लेंगे। जर्नल एंट्री सेम होगा, सिर्फ अमाउंट जाकर वहाँ पे लिखना है कि मशीन खरीद रहे तो मशीन का वैल्यू कितना है। जैसे 50,000 का मशीन परचेज किए तो 50,000 जो शुरू एंट्री बनाए थे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जाकर 50,000 लिख देना है। फिर जो डेप्रिसिएशन वाला में जितना डेप्रिसिएशन हुआ जाकर डेप्रिसिएशन दे देना है। इंस्टॉलेशन का खर्च हुआ, अगर देखिए इसमें इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस नहीं हुआ तो इंस्टॉलेशन वाला में कोई वैल्यू नहीं जाएगा।
डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन में चल जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे तो यहाँ पर सेल का कोई कंडीशन ही नहीं है, एसेट को यहाँ बेचा नहीं जा रहा है तो सेल वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बस एक दो से एंट्री बन जाएगा। मुख्य यहाँ पे है अकाउंट बनाना। चलिए मुख्य अकाउंट सीखते हैं कैसे बनता है। ये डेट हो जाएगा यहाँ पर, ये रुपीस, ये क्रेडिट हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, ये डेट, ये रुपीस, पार्टिकुलर्स, ये डेट और ये डेबिट होगा। ये फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2016 को परचेस किया गया है अप्रैल 1 का, एसेट खरीदा गया है 2, कैश या फिर बैंक अकाउंट, कितना में 50,000 में परचेस किया गया है। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2016 है तो 2000 यहाँ पे 17 क्लोज होगा और मार्च 31 होगा। बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन SLM मेथड है। ठीक है, SLM मतलब स्ट्राइक लाइन मेथड हो गया। 50,000 का वैल्यू है, 10% चार्ज करेंगे, 5,000 इसका डेप्रिसिएट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हम फर्स्ट क्लास में बताए होंगे कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से करना क्या होता है। तो क्या करना है कि जैसे कि हमने इधर शुरू डेट में यानी कि अप्रैल 2016 में 50,000 का मशीन खरीदा है तो 3 साल के बाद इस एसेट का वैल्यू बचा हुआ होगा कितना। तो ये हम लोग को मुख्य बातें यही पता करना है कि 3 साल के बाद इस एसेट का वैल्यू कितना बचा है। तो देखिए 50,000 का वैल्यू हो गया, इधर ज़्यादा है, इधर ही ज़्यादा रहेगा। इस अमाउंट को इधर लिख देंगे 50,000 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। 50,000 में 5,000 को माइनस करेंगे तो 45,000 आ गया। ठीक है, ये बैलेंस 1 साल के बाद एसेट का वैल्यू कितना बचा हुआ है 45,000। चलिए सेकेंड 2017, यहाँ पे देखिए अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्च का क्लोज हुआ है, 2017 तो 2017 का फिर अप्रैल हो जाएगा यहाँ पे और लिखेंगे 2 बैलेंस BD और CD यहाँ पे BD हो जाएगा 45,000। आप ऐसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि मशीनरी एक परचेस किया गया जिसका वैल्यू था 50,000 और 5,000 घट गया तो इसका वैल्यू कितना बच गया 45,000। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि आगे वाले जब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास जब होगा तो वहाँ पर एक बिजनेसमैन जो है एक ही एसेट को परचेस नहीं करेगा, कई एसेट परचेस करेगा। तो सभी एसेट का सेपरेट वैल्यू पता करना होता है कि एक एसेट का वैल्यू कितना बचा हो, इसीलिए सेपरेट बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर तो टोटल बैलेंस CD होगा, सभी एसेट का एक साथ होगा, लेकिन यहाँ पे सेपरेट पता करना होता है कि एक एसेट का वैल्यू कितना है, दूसरा एसेट का वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल अभी एक और मशीन का मशीनरी 1 हो गया, मशीनरी एक और खरीदा जाता तो यहाँ पर जो बैलेंस CD निकलता दोनों एसेट का सरमिट में एक में रहता। आप अलग अलग नहीं पता कर सकते कि एक एसेट का कितना बैलेंस बचा है। तो यहाँ पर हम लोग पता कर लेते कि मशीनरी 1 का कितना वैल्यू था जिसमें 5,000 डेप्रिसिएट हुआ, इतना हुआ। सेकेंड मशीन का इतना वैल्यू था, इसमें डेप्रिसिएट इतना हुआ तो इतना वैल्यू बचा हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे तो फिर यही अमाउंट जो यहाँ बैलेंस CD रहता वही यहाँ पे रहता। ठीक है, चलिए आगे की बात है, आगे क्लास में इस चीज़ हम लोग को समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ पे लिख दिया बैलेंस CD तो डायरेक्ट बैलेंस BD लिख सकते क्योंकि यहाँ पे मशीन एक ही है। ओके, चलिए अब 2017 से 2018 होगा और मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और SLM। देखिए SLM मेथड क्या बताए होंगे कि जो जितना एक साल में डेप्रिसिएट वैल्यू हुआ है, एक साल
एक साल में जितना हुआ है नेक्स्ट ईयर का लिए भी उतना ही डेप्रिसिएट वैल्यू होता है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको कहते हैं, यानी हमेशा जो डेप्रिसिएट चार्ज होगा ओरिजिनल वैल्यू पर होगा, यानी 50,000 तो 50,000 पर ही नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएट वैल्यू होगा। तो हमेशा जो एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 5,000, हर एक साल वही अमाउंट रिपीटेड होते चल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो अगले साल भी कितना डेप्रिसिएट वैल्यू होगा? 5,000। क्यों होगा? क्योंकि फिर इसी 50,000 पर ही 10% डेप्रिसिएट निकाला जाएगा तो 5,000 ही होगा, इसीलिए इसका नाम है स्ट्राइक लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि। जो एक बार लग गया वही अमाउंट हर एक साल चलता चला जाएगा। ओके, आइए फिर यहाँ पे हो जाएगा 45,000, ये वैल्यू को इधर लाएंगे 45,000 और बैलेंस CD 45 में 5 को माइनस करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 2018 हो जाएगा और अप्रैल 1 हो जाएगा। फिर होगा 2 बैलेंस BD और 40,000। फिर 2018 के बाद 2019 हो जाएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन SLM मेथड, और फिर यहाँ से 5,000 ही हो जाएगा, 5,000 होगा। फिर यहाँ पे 40,000 लाएंगे, इधर 40,000 लिखेंगे और बाय बैलेंस CD 40 में 5 को माइनस करेंगे तो 35,000 ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये इसको फिर लास्ट में आकर BD कर दीजिए 2019 के लिए अप्रैल 1, और यहाँ पर लिखिए बाय बैलेंस BD 35,000, ये क्लोज हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो मैंने एसेट को परचेस किया था 50,000 को अप्रैल 2016 में, और 3 साल के बाद एसेट का वैल्यू कितना बचा हुआ है? 35,000 वैल्यू बचा हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग आज की क्लास में देखें कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग देखें, कोई इस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ हम लोग देखें कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। यदि आप समझे हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से तो आप सेम क्वेश्चन को बनाएंगे, और सिर्फ हम आपको क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं कि परचेस आपने किया है 1 लाख का किया है। ठीक है, जो आपने परचेस किया है 1 लाख का अमाउंट हम कर दे रहे हैं। आप क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएंगे कि आपका 3 साल के बाद आपका बैलेंस CD वैल्यू कितना बचा हुआ है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बतानी है कि इसका बैलेंस CD वैल्यू कितना बचा हुआ है। 3 साल के बाद आपका एसेट का वैल्यू 1 लाख लिया गया है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और हमसे एक ज़रूर कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 3 वीडियो लाया जाए, यानी कि जो और इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन को लाया जाए या नहीं। ठीक है, चलिए।